नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16/3/2023 16 मार्च को जो है वो 4 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया, जिसमें 3 रिपोर्टेबल है और एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो आइए पहले हम एक रिपोर्टेबल जजमेंट को देखते हैं क्या बताया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्रिमिनल अपील 1304 ऑफ 2018 की ये जजमेंट है और जिसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो है रिस्पोंडेंट है। इसमें जो अपीलेंट है उन्होंने 302 की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जो कि हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी थी, मींस जो सेशन कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने भी जो है कंफर्म कर दी थी, उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर अपील डाली थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पाया कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक जो है कंप्लीट नहीं है और काफ़ी एरर्स की हैं। नीचे की कोर्ट्स ने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी जो लीगल इश्यूज हैं उसको ओवरलुक्ड किया है और ऐसे ग्राउंड्स पे जो है वो कन्विक्शन नहीं बनती है। और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब कॉन्करेंट फाइंडिंग्स होती है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रॉस एरर कमिट कर दी जाए तब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर करती है। तो थोड़ा सा हम इसमें से देख लेते हैं क्या बताया गया था। इसमें जो एक हाई कोर्ट थी छत्तीसगढ़ बिलासपुर की थी, उसके ऑर्डर को जो है वो चैलेंज किया गया था और यहाँ पर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो है वो साइड पे आए थे और डेड बॉडी की जो है वो ली थी और मोटिव ये था कि वो दुकान जो है वो इनकी एक एनिमोसिटी थी और दुकान भी जो है पोजीशन में लेना चाहते थे। और यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी, मींस पुलिस के पास जो एक जो कबूलनामा था वो लिया गया था और उसके बेसिस पे जो है वो कन्विक्शन कर दी गई थी। और साथ में जो टेस्टिमनीज थी जो अदर जो विटनेस थे PW1 और PW7 उनकी जो डिपोजिशन हुई थी और फादर ऑफ डिजीज थे, इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे जो है वो मतलब जो कन्विक्शन कर दी गई थी। और एनिमोसिटी थी, टेंशन भी था पार्टीज के बीच में और फिर पुलिस ने जो रिकवर्स भी की थी शॉप्स की जो चाबियां हैं, जो कीज हैं और साथ में करेंसी नोट्स थे जो कि 300 रुपीज के थे, वो भी अपीलेंट के पोजेशन में से लिए गए थे। और फिर यहाँ पर जो सजा है ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था 302-34 आईपीसी में और साथ में ऑफेंस था 201 आईपीसी में भी कन्विक्शन कर दिया था। अब टेस्टिमनी थी और उसके बाद हाई कोर्ट में जो है वो अपील डाली गई थी और हाई कोर्ट ने भी जो है वो अपील को खारिज कर दिया था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपनी जो एनालिसिस किया सारी टेस्टिमनीज के ऊपर, कि ये एक 21 पेज की जो जजमेंट है और इसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि जो रिकवरी ऑफ जो कीज थी उसमें भी कोई इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेशन नहीं किया गया था, सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट थी अक्यूज्ड की जो कि प्रूव नहीं हुई रिकॉर्ड में। और जो करेंसी नोट्स थे, ब्लड स्टेन क्लोथ्स थे, वो भी जो है केमिकल एनालिसिस पे नहीं लिए गए थे और एक अनएग्जिबिटेड कॉपी थी। कॉपी को एग्जिबिट किया जाता लेकिन यहाँ पर अनएग्जिबिटेड कॉपी थी FSL की जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स की और अपीलेंट की, वो भी प्रूव नहीं हुई बाय किसी द्वारा भी प्रूव नहीं हो पाई। और फिर कोई भी फॉरवर्ड नहीं हुए, कोई भी सामने नहीं आया जो कि अक्यूज ने जो है वो चाबी थी वो अपने पास शॉप्स की ले ली थी। तो ये केस कोर्ट ने फिर आगे बताया कि केस ऑफ प्रोसिक्यूशन ही था कि जो शॉप थी अक्यूज्ड की बिलोंग करती है कि नहीं करती, ये प्रोसिक्यूशन का केस नहीं था। और फिर साथ में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थी पुलिस के पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, वो भी कोर्ट ने कहा कि ये भी हिट करती है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे। और जो स्टेटमेंट थी PW1 ने जो स्टेटमेंट दी थी वो भी कॉर्पोरेट नहीं की गई। और सारे एनालिसिस को देखते हुए कोर्ट ने फिर लास्ट में का फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये निकाला कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, जहां अगर 2 व्यूज होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेसिस पे अगर कन्विक्शन अगर केस स्टैंड करता है, अगर उसमें भी 2 व्यूज निकल के आते हैं, एक अक्यूज्ड के फेवर में जा रहा है और एक अक्यूज्ड के अगेंस्ट में जा रहा है, तब ऐसे केसेस में अक्यूज्ड के फेवर में डिसीजन देना पड़ता है। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का।
और जो बताया था कि जो इनोसेंस थी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस थी, वो अक्यूज्ड के ऊपर हमेशा रहती है जब तक वो बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स के को प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं कर देता है। और यहाँ पर कहा है कि इस केस में ना तो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस थी, वो भी कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हो पाई, और और यहाँ पर जो असेंशियल कंडीशंस थे जो कि फुलफिल करने जरूरी थे कि जिसके बेसिस पे जो है वो कन्विक्शन की जा सके। लेकिन ऐसी जजमेंट आ चुकी थी शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 4 SCC 116, उसकी जो जजमेंट के कंटेंट्स थे वहां पर यहाँ पर फिर से रिप्रोड्यूस किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे मे बी और माइट भी चीज होता है। उसमें कोर्ट ने कहा कि एक थिन लाइन होती, एक लाइन होती है और उसको मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, और अगर कोर्ट नीचे की कोर्ट से अगर ग्रॉस एरर्स करती है तो फिर कोर्ट का जो ऊपर की कोर्ट है उसको बीच में दखलंदाजी करनी पड़ती है, और यहाँ पे जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो तो फिर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो सारा कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि जो नीचे की कोर्ट्स ने एरर्स की थी और जो चार्ज कर दिया था, रॉन्गफुली कन्विक्शन कर दिया था 302 और 201 अलाउड विद 34 IPC के अंदर। तो इसमें सारी केस पे जो है अपील को अलाउ कर दिया और अपीलेंट को अक्विटल कर दिया जो चार्जेस है। आइए हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं। दूसरी जजमेंट जो है वो क्या कहती है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट पर देखते हैं। और जो दूसरी जजमेंट है ये भी एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1109 ऑफ 11110 ऑफ 2010 की थी, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो रिस्पोंडेंट है, यहाँ पर 8 अपीलेंट्स थे जो जिसमें से 2 की डेथ हो गई थी। लेकिन अब बाकी जो रिमेनिंग 6 अपीलेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो नीचे की जो कोर्ट है उनमें जहां उनको कन्विक्शन हो चुकी थी वो उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को जो है अफर्म्ड कर दिया था। और यहाँ पर एक लीगल इशू ये था कि जो जिनकी हत्या हुई थी, जिन पे जो डिसीज थे, उनके जो ब्रदर हैं उनकी जो टेस्टिमनी के आधार पे जो है उनको कन्विक्शन की गई थी। तो इसी ग्राउंड को इन्होंने चैलेंज किया था अपीलेंट्स ने। और अब यहाँ पे ये इशू सामने निकल के आए थे कि जो सोल आई विटनेस हैं वो क्या क्रेडेंस है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है क्या ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि और क्या उन्होंने जो अपनी जो गवाही है वो ट्रूथफुली दी है, और क्या उनकी टेस्टिमनी को बिलीवेबल है, और कोई एम्बेलिशमेंट्स या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की गई है, या फिर कोई डिस्क्रिपेंसीज है कि नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन ने क्या अपना जो केस है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया। तो ये सारी चीजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एग्जामिन किया। अब यहाँ पे सारी जो थे चूंकि 2 अपीलेंट्स की डेथ हो चुकी थी, बाकी जो रिमेनिंग 6 अपीलेंट्स हैं उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और यहाँ पर जब सारी फैक्ट्स और लीगल इश्यूज को एनालिसिस को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, और बाद में यहाँ पर ये पाया कि चूंकि मर्डर हुआ था ब्रदर का, जो PW1 के जो ब्रदर हैं, और यहाँ पर अपीलेंट को ये प्रूव करना था कि क्योंकि नीचे की 2 कोर्टों ने ऑलरेडी इनको कन्विक्शन कर रखा था, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट में जो तभी इंटरफेरेंस की जा सकती थी कि अगर कोई स्पेशल, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं या फिर कोई प्रोबेबल वर्जन है जो नीचे की कोर्ट ने या फिर कोई नीचे की दोनों कोर्टों ने या फिर एक कोर्ट ने कोई मतलब विपरीत जो है दिशा में देखा हो, तो उसको वो चैलेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही सबमिशन से ये रखी इन्होंने कि चूंकि जो विटनेस हैं वो सॉलिटरी विटनेस हैं, और उन्होंने एक विटनेस की गवाही पे 8 लोगों को कन्विक्शन कर दिया, जो कि अब 6 हो चुके हैं, जिनकी 2 की डेथ हो चुकी है, अब उनकी साइड प्रोसीडिंग सबमिटेड हो गई थी। अब स्पेसिफिक क्वेरी ये थी कोर्ट के समक्ष की लर्नड काउंसिल ने ये पॉइंट किया कि जो वेरासिटी है, जो PW1 चूंकि ब्रदर थे उनके डिसीज्ड के, तो क्या उनकी जो वेरासिटी है वो इम्पीच्ड हो गई है, क्योंकि अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस है, उसके साथ जो क्रेडिबिलिटी है वो डिमोलिश्ड हो गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसे में मेरिट में इंटरफेरेंस करना नहीं बनता है। और चूंकि PW1 एक इंटरेस्टेड विटनेस जरूर है, लेकिन वो ब्रदर भी हैं डिसीज्ड के, और एक सॉलिटरी विटनेस है जो इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने रिलायंस लिया था, और क्वेश्चन ऑफ वर्डिक्ट्स भी नीचे के आए थे। तो वो प्रश्न जो पोजीशन ऑफ लॉ है वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, हरबंस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ
हरियाणा और भास्कर राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इनके सारे जो कंटेंट्स हैं यहाँ पे लिखा था, मतलब यहाँ पर, और कोर्ट ने कहा कि कोई रीजन नहीं बनता है कि टेस्टिमनी को डिसबिलीव करने के लिए, और व्यूज ऑलरेडी लिए जा चुके हैं भगवान जगन्नाथ मरकट सुप्रा और स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मदान। तो ऐसे केसेस में काउंसिल के साथ हम एग्री नहीं करते हैं, इस अपीलेंट के काउंसिल के साथ हम एग्री नहीं करते हैं। अब जो बैकग्राउंड था, सबमिशन जो एडवांस की थी, आप यहाँ पर जो प्रेजेंट अपील्स हैं उनमें कोई मेरिट नहीं है और उसको डिसमिस किया जाता है, और जो कि अक्यूज जो ऑलरेडी बेल पे हैं उनको डायरेक्शन दिया थी कि वो सरेंडर करें इमीडिएटली बिफोर दी कोर्ट कंसर्न। तो ये थी दूसरी जजमेंट। आइए हम तीसरी जजमेंट पर देखते हैं क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और जो तीसरी जजमेंट है वो सिविल मैटर से रिलेटेड है, जो कि लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर था, अवार्ड था सॉरी, वो उसको चैलेंज किया गया था। और ये एक सिविल अपील 5758 ऑफ 2012 की है, जिसमें एक लिमिटेड कंपनी है जो एक अपीलेंट है वर्सेस एक रिस्पोंडेंट है। और यहाँ पर जो चैलेंज किया गया था वो लेबर कोर्ट ने जो अवार्ड दिया था उसको चैलेंज किया गया था पहले सिंगल बेंच के पास, और सिंगल बेंच ने जो है वो लेबर कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर नहीं किया था, और फिर बाद में डिविजनल बेंच में सामने भी उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन अब हुआ क्या था कि लेबर कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शंस दी थी कि एम्प्लॉय को जो है रिस्पोंडेंट है उनको रीइंस्टेट किया जाए और विद फुल बैक वेजेस और कंटिन्यूटी इन सर्विसेज में। तो ये लेबर कोर्ट ने जो अवार्ड जो दिया था वो 2005 का था, और डायरेक्शंस दी थी कि रीइंस्टेट किया जाए रिस्पोंडेंट को विद कंटिन्यूटी सर्विसेज 1997 से लेकर विद फुल बैक वेजेस। अब इसको चैलेंज किया गया आगे माननीय एक सिंगल बेंच में, वहां पर भी कंफर्म कर दिया था, और डिविजनल बेंच पे भी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब एक नोटिस इशू हुआ स्पेशली पिटीशन का, और जो नोटिस था वो सर्व नहीं हुआ, और 10 दिन नोटिस भी परमिशन दी गई वो भी सर्व नहीं हुई, फिर कोर्ट ने एक फ्रेश नोटिस भेजा कि डिपॉजिट किए करें 10,000 रुपीज जो है वो रिस्पोंडेंट को दिए जाएं, ताकि उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जैसे कि वो अपनी ताकि अपीयरेंस दे सकें। फ्रेश नोटिस भी इशू हुआ, फिर उसके बाद सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई, और ऑफिस रिपोर्ट जो थी वो यही बताती थी कि जो एफिडेविट जो फाइल किया गया है अपीलेंट में की सर्विस जो रिस्पोंडेंट की थी वो कंप्लीट है, लेकिन अपीयरेंस अभी तक नहीं ली गई है। तो मींस कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और डिफेंड करने के लिए इस प्रेजेंट लिटिगेशन में। अब जो अवार्ड था लेबर कोर्ट का वो यही था कि जो एड्रेस था रिस्पोंडेंट का वो एक यूनियन का दिया गया था, और उन्होंने अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया था, और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर पास हुआ था और तब जिसमें रिस्पोंडेंट के जो काउंसिल थे, जो रिस्पोंडेंट ने वर्कमैन थे वो उनको रिप्रेजेंट किया गया था, और उनके नॉलेज थी कि जो अवार्ड को चैलेंज किया जा रहा है लेबर कोर्ट के जो अवार्ड को हाई कोर्ट में, और ये भी नॉलेज था, ये भी अवेयर थे कि जो पिटीशन को डिसमिस के लिए भी चैलेंज किया गया है, एंड आल्सो द डिसमिसल ऑफ द रिट पिटीशन, क्योंकि जो रिट पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी। ये भी नॉलेज थी क्योंकि कंपनी ने जो है वो लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने चैलेंज किया था अवार्ड को। और जो ऑर्डर था 7/11/2006 का, जो कि डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने दिया था, हाई कोर्ट ने, जो कि जिसमें मैनेजमेंट ने फाइल की थी जो सिंगल बेंच के ऑर्डर को, और ये एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि मैनेजमेंट जो है वो रीइंस्टेट करेगी वर्कमैन को और कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली कर देगी, लेकिन जो चैलेंज जो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रखा गया है चैलेंज को, जो अवार्ड जो दिया गया लेबर कोर्ट में जिसमें कहा गया कि बैक वेजेस को, तो इस ग्राउंड्स पे जो है अपील एडमिट कर दी गई थी। लेकिन मैनेजमेंट ने कई कम्युनिकेशंस भी भेजे रजिस्टर्ड पोस्ट कोरियर से 2006 में, मतलब नवंबर 2006 में, और उसमें रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन करें, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। और डिविजनल बेंच ने जो है 30 अक्टूबर 2007 को उसमें जो काउंसिल की जो स्टेटमेंट थी, वर्कमैन का जो काउंसिल थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि वो अपनी जो ड्यूटी है 5 नवंबर 2007 को 10 बजे ज्वाइन करेंगे। और मैनेजमेंट ने फिर लेटर भेजा 26 दिसंबर को, और स्पेसिफिकली मेंशन किया कि अगर वो ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है ड्यूटी पे ज्वाइन करने के लिए, और ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो फर्निश्ड करें। मैटर जब हियरिंग पे आया, लेकिन तब अपीलेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ली अपने क्लाइंट से और सबमिट किया कि रिस्पोंडेंट ने अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं किया है टिल डेट तक, और ऐसे ये ऐसा लग, और फिर
इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करना चाहते और कहीं गेनफुली एम्प्लॉयड ले चुके हैं और इस जॉब को छोड़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स को देखने के बाद कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि अवार्ड था लेबर कोड का, जिसमें बैक वेजेस और कंटिन्यूटी इन सर्विसेज थी कि रिस्पोंडेंट ज्वाइन करे, उसको डिजर्व सेटिस्फाइड किया जाता है क्योंकि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया ड्यूटी को, और प्रेजेंट अपील को कई पेंडिंग नहीं रखा जा सकता क्योंकि कंडक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो एस्टैब्लिश ये करता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है एम्प्लॉयमेंट में और बट टू टॉक ऑफ द बैक वेजेस। तो इस ऐसे ग्राउंड्स पे अपील को अलाउ कर दिया और 10,000 रुपये जो जमा किए थे अपीलेंट के वो भी रिफंड कर दिए गए। अब कोर्ट ने आगे एक सीरियस इशू उठाया कि जो भी पार्टी रिप्रेजेंट करती है वो अपना कंप्लीट एड्रेस है वो मेंशन करें, चाहे वो यूनियन के थ्रू कर रहे हो, लेकिन अब नीचे की जो अथॉरिटीज हैं जो भी चाहे रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है वर्कमैन के बिहाफ पे, तो वो भी अपना परमानेंट एड्रेस जो है वर्कमैन वो मेंशन करें। तो ये मैंडेटरी फर्स्ट स्टेज पे भी ये मैंडेटरी होगा कि वो परमानेंट एड्रेस बताएं ताकि वो सर्विस की जा सके। सिर्फ लेबर यूनियन का मेंशन कर देना, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेशन का मेंशन कर देना वो सफिशिएंट नहीं होगा और सर्विस ऑफ वर्कमैन जो होगा वो तभी इफेक्टिव होगी जब वो परमानेंट एड्रेस है वर्कमैन का बताया जाएगा। तो ऐसे ग्राउंड्स पे जो है अपील को जो अलाउ कर दिया। 16/3/2023 की जजमेंट थी। आइए हम चौथी जजमेंट पे चलते हैं जो कि एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था देखते हैं इसमें। और जो चौथी जजमेंट है वो एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें जो अपीलेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दे दी थी। जो अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर, जो क्रिमिनल अपील नंबर 738 ऑफ 2023 है। यहाँ पर अपीलेंट एक बैंक में एक कार्यरत है और उनको 319 के अंदर जो है एक समन इशू हुआ था और यहाँ पर कंप्लेनेंट की एक ग्रीवेंसेस ये थी कि उनके जो बैंक अकाउंट से 55,20,000 जो है वो अकाउंट से निकाल लिए गए थे और जो कंटेंट्स थे एफआईआर के कि उसमें ये बताया गया था कि अक्यूज्ड का जो नाम नहीं था, सिर्फ उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी थी कि कुछ अनऑथराइज्ड जो है विड्रॉल्स किए थे बैंक अकाउंट से, क्योंकि उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी थी कि एक न्यू चेकबुक की, लेकिन एक न्यू चेकबुक जो है इशू हो गई थी और उनके रजिस्टर पोस्ट से कंप्लेनेंट को भेजी गई थी जो कि डिलीवर्ड नहीं हुई थी। कोई अनऑथराइज्ड पर्संस थे, उन्होंने कलेक्ट कर ली थी और कंप्लेनेंट ने एक को एसएमएस आया था बैंक से कि फॉर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, लेकिन उसके बाद कुछ स्टॉप्ड हो गई थी ट्रांजैक्शंस। कंप्लेनेंट को आया था कि वो एसएमएस से रिगार्डिंग की जो बैंक ट्रांजैक्शंस के, लेकिन बाद में स्टॉप हो गई थी। फिर उनको पता चला कि चीटिंग हुई है उनके साथ 19 जून 2014 को। कुछ एंट्रीज जो है उनकी पासबुक में की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई, जो कुछ बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं और ट्रायल में जो है अपीलेंट की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी और उन्होंने यही स्टैंड लिया था कि एक कंप्लेंट जो फाइल की गई, फाइल जो पुलिस को दी गई थी और उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी और चीटिंग जो हुई है वो बैंक के एम्प्लॉइज और पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर हुई है। और साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट कर लिया कि 55,20,000 रुपए जो है बैंक ने वापस जो बैंक अकाउंट से निकाले गए थे वो उनको बैंक ने दे दिए थे। और स्टेटमेंट जो हुई थी कंप्लेंट की, जो कंप्लेंट जो फाइल हुई थी पुलिस स्टेशन में, फिर बाद में एक एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 319 सीआरपीसी में और प्रोसिक्यूशन किया गया था। जो इस केस में जो अपीलेंट है उनको समन भेजा गया था, जो कि एक अकाउंटेंट है, अपीलेंट को भेजा गया, साथ में एक अकाउंटेंट को भेजा गया और एक बैंक मैनेजर थे स्टेट बैंक के और एक पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड दी देन पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस। जो बैंक मैनेजर थे जो, और साथ में एंड देन दी पोस्ट मास्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस गोंडा। तो साथ में ये बताया कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि कोई सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं है जिसके बेसिस पे समन दिया जा सके। ऑर्डर को चैलेंज किया गया था प्रोसिक्यूशन द्वारा रिवीजन से, फिर बाद में सेशन जज ने रिवीजन पिटीशन का अलाउ कर दिया, तो मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था कि फिर से डिसाइड करें, अपॉर्चुनिटी दें पार्टीज को हियरिंग के लिए। और 29 अगस्त 2017 को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया था और डायरेक्शंस दी थी कि इसके जो अपीलेंट हैं उनको भी समन भेजा जाए, अकाउंटेंट को भी, और बैंक मैनेजर हैं उनको भी जो समन भेजा जाए। और उस ऑर्डर में कोई रीजंस नहीं असाइन किए गए थे, सिर्फ यही था कि
मैटर जो है सेशन जज ने वापस रिमांडेड किया था, मतलब रिमिटेड बैक भेजा था कि कंसिडर फ्रेश कंसिडर किया जाए, एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। और फिर उसके बाद जो अपीलेंट थे उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को, मैं सॉरी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जो समोनिंग ऑर्डर आया था। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि बिना फैक्ट्स को नोटिस किए बिना ये नहीं किया जा सकता, कोई इलीगलिटी नहीं है, इम्प्रॉपरिटी नहीं पाई जाती है ऑर्डर पे। और अब उस ऑर्डर को फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। अब कोर्ट ने के सामने यही रखा कि कोई एलिगेशंस नहीं है उसमें अपीलेंट के, और सिर्फ उन्होंने यही एलिगेशन लगाई थी कंप्लेंट ने कि एक बार उनको स्टेटमेंट दी थी अकाउंट की जो कि लेजिबल नहीं थी। सिर्फ इतनी एलिगेशंस थी कि एक स्टेटमेंट दी थी वो लेजिबल नहीं थी और कुछ मिस प्रिंटिंग थी। और अब ऐसे में यही ग्राउंड उठाया कि ऐसे केस में अपीलेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता है कि पार्ट ऑफ द क्राइम है। हाई कोर्ट ने नीचे के कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कंटेंशंस को और पास कर दिया जनरल ऑर्डर फैक्ट्स को बिना डिस्कस किए। और नॉन स्पीकिंग ऑर्डर था नीचे का जो एसीजेएम का जो ऑर्डर था। और कोर्ट ने अब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये पाया कि 319 में जो है वो समन इशू हुआ था और कुछ जजमेंट्स भी आ चुकी थी, सागर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड एसएससी, ये साइटेशंस थी, जजमेंट्स हैं, इसको डिस्कस किया। हरदीप सिंह वर्सेस एंड केस एंड अदर्स 319 के अंदर जो पावर बताई गई है वो कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है और स्पैरिंगली यूज करनी चाहिए इस पावर को। अब कोर्ट ने सारी चीजों को मदद देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि ऐसे में कोई केस नहीं बनता अपीलेंट का कि उनको समन दिया जा सके, मेरली इस ग्राउंड पे कि जो एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अकाउंट की जो कि कंप्लेंट को जो कि एक मिस प्रिंटेड थी। इस बेसिस पे जो है कि ये ओपिनियन नहीं फॉर्म बनता है कि वो अक्यूज्ड के साथ उन्होंने कॉनाइव्ड करके जो है चीटिंग की है और फ्रॉडलेंट और जो अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। तो वो क्योंकि ऑलरेडी वो ऑथराइज नहीं है अप्रूव करने के लिए और अकाउंट को कंप्लेंट को अकाउंट को डील करने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो है उनको अपील को अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और जो प्रोसिक्यूशन का जो प्रेस था उसको अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो एडिशनल अक्यूज्ड को समन करने का था उसको डिसमिस कर दिया उस एप्लीकेशन 16 मार्च 2023 की। तो ये थी 4 जजमेंट्स, हमने ब्रीफली इसमें जो है वीडियो बनाया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।